हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गेस वेल। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फाउंडेशन ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी की यूनिट 1 का चैप्टर 2 पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहती हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। तो सबसे पहले इस बुक के सिलेबस को देख लेते हैं। तो इस बुक के अंदर टोटल 3 यूनिट्स आने वाली हैं। मैं ये तीनों यूनिट्स कवर कराने वाली हूँ अलग अलग वीडियोज़ के अंदर। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि जब मैं इन चैप्टर्स को डालूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ठीक है, तो अब हम सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पैराडाइम ऑफ रिसर्च है। पैराडाइम ऑफ रिसर्च, इस चैप्टर के अंदर हम जानेंगे पैराडाइम रिसर्च क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है साइकोलॉजी के अंदर, और हम जानेंगे इंटरकनेक्टनेस और कोलैप्स ऑफ पैराडिगम कंपोनेंट्स को, और उसके बाद हम जानेंगे कोर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है, उसके बाद हम कुछ मेजर रिसर्च पैराडिगम्स को जानेंगे साइकोलॉजिकल रिसर्च के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो नाउ स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को इंट्रोडक्शन से। रिसर्च पैराडाइम। तो अगर हम बात करें किसी भी स्टडी फील्ड में, जैसे कि पर्टिकुलरली साइकोलॉजी में, जैसे कि सोशल साइंस में, और वेरी नेचर ऑफ इंक्वायरी जैसे हाउ रियलिटी इज थॉट ऑफ, और नॉलेज की समझ, और रिसर्च की जो प्रोसेस होती है, उन सब की ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी हद तक फिलोसफिकल अजम्पशंस पर डिपेंड होती है, और ये अजम्पशन मिलकर एक रिसर्च पैराडाइम बनाती हैं, जो कि एक फंडामेंटल वर्ल्ड व्यू होता है। मतलब कि रिसर्च पैराडाइम की बात करें, पैराडाइम क्या होता है? पैराडाइम के अंदर जो वर्ल्ड होता है वो हम फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ठीक है, वर्ल्ड को फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं हम। ठीक है, तो इनके थ्रू ही, मतलब कि फिलोसफिकल अजम्पशंस के थ्रू एक रिसर्च पैराडाइम बनता है। ओके, और ये जो पैराडाइम होता है ये पूरी रिसर्च को अफेक्ट करता है। तो जैसे कि हम एक एमर्जिंग रिसर्चर की बात करें, तो एक एमर्जिंग रिसर्चर के लिए ये जो पैराडाइम्स होते हैं ये सिर्फ एक मेंटल एक्सरसाइज के लिए नहीं होते हैं। मतलब कि इन पैराडाइम से जो उन्हें इंट्रोड्यूस कराया जाता है वो सिर्फ उनकी मेंटल एक्सरसाइज के लिए नहीं कराया जाता है, बल्कि ये उन्हें एक जो मतलब पहले से ही लिटरेचर एग्जिस्ट करता है उसको समझने में ये हेल्प करता है, और साथ ही साथ एक मेथोडोलॉजिकल जो रिग्रेस होती है उसको डिज़ाइन करने में। ठीक है, विद द कॉज और अप्रिशिएटिंग द रिच डाइवर्सिटी ऑफ मेथड्स जो कि कैरेक्टराइज होते हैं कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजिकल साइंस के अंदर। ठीक है, उन सारी चीज़ों के अंदर भी ये डिज़ाइन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं हम थॉमस कुन की। तो थॉमस कुन ने 1962 में साइंस के बारे में हमारी सोचने का तरीका बदल दिया। मतलब कि उनका मानना था कि साइंस कोई सीधी लकीर नहीं है, मतलब कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है जहाँ सिर्फ नई बातें ऐड होती रहें, बल्कि ये पैराडाइम रेवोल्यूशन के ज़रिए चलती है। अब यहाँ पे जो थॉमस कुन ने उन्होंने बताया है पैराडाइम क्या है, सिंपल वर्ड्स में बताती हूँ। पैराडाइम क्या है? पैराडाइम का मतलब है एक ऐसा सोचने का तरीका, मतलब कि फ्रेमवर्क, जो एक वक्त पर सभी साइंटिस्ट मानते हैं ये एक तरह की लेंस है जिसके बिना रिसर्च नहीं हो सकती है, और ये तय करता है कि कौन से सवाल पूछने हैं और एक्सपेरिमेंट कैसे करनी है। ठीक है, पैराडाइम जो होता है। अब कून की जो थ्योरी है उसमें कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे कि नॉर्मल साइंस। नॉर्मल साइंस में क्या है? जब सब कुछ एक ही पैराडाइम, मतलब कि पुराने रूल्स के हिसाब से चलता है, इसे कून ने पजल सॉल्विंग कहा है। ठीक है, तो वो नॉर्मल साइंस में आता है। उसके बाद है एनोमलीज, मतलब कि जब कुछ ऐसी चीज़ें सामने आती हैं जो पुराने मॉडल से एक्सप्लेन नहीं हो पाती, एंड उन्हें एनोमलीज कहते हैं। ओके, और तीसरा था हमारा क्राइसिस एंड रेवोल्यूशन। तो इसके अंदर क्या है कि जब एनोमलीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं तो जो पुराना पैराडाइम होता है वो फेल होने लगता है। तो इस वक्त पे एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन होती है जहाँ पुरानी मॉडल को हटाकर एक नया मॉडल लाया जाता है। ओके, तो उसके अंदर वो क्या होता है? क्राइसिस एंड रेवोल्यूशन। उसके बाद है इनका फोर्थ जो है पैराडाइम शिफ्ट। तो इसमें क्या होता है कि जो पुराने मॉडल हैं वो नए में बदल जाते हैं, मतलब कि पुराने मॉडल से नए मॉडल पर जाने को ही पैराडाइम शिफ्ट कहते हैं। ये सिर्फ एक अपडेट नहीं बल्कि दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया नज़रिया है, मतलब कि फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड को देखना। ओके, अब इसके बाद अगर हम बात करें सोशल साइंस में इसका क्या यूज़ है, तो कून ने तो
ये पैराडाइम जो है ये सिर्फ नेचुरल साइंस जैसे कि फ़िज़िक्स के लिए कहा था ये सब, लेकिन बाद में जो 2000 के अंदर जो स्कॉलर्स आए जैसे लिंकोल और ग्यूबा, तो इन साइकोलॉजिस्ट ने क्या किया, इन लोगों ने साइकोलॉजी में और सोशल साइंस में भी इसे अप्लाई किया। उनके मुताबिक पैराडाइम जो है वो एक बेसिक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है, मेटाफिज़िक्स है, और ये रिसर्चर्स के लिए एक बुनियादी यकीन की तरह है जो ये डिसाइड करता है कि रियलिटी क्या है और उसे कैसे स्टडी करना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है सोचने के तरीके में एक बड़ा बदलाव। ओके, अब अगर हम बात करें रिसर्च पैराडाइम की, तो रिसर्च पैराडाइम को आप एक लेंस की तरह समझ सकते हैं। ये ऐसा लेंस है, मतलब कि एक ऐसा चश्मा जो कि तय करता है कि आप दुनिया को कैसे देखते हैं और रिसर्च कैसे करते हैं। तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं 4 डायमेंशंस। सबसे पहला है ओनटोलॉजी। ओनटोलॉजी है व्हाट इज़ रियल, मतलब कि क्या सच्चाई है। सिंपल मतलब कि क्या जो रियलिटी होती है वो सबके लिए एक ही है या सबकी अलग अलग होती है। और दूसरा, अगर हम क्वेश्चन पूछें इसके अंदर कि क्या रियलिटी एक चीज़ है जिसे नापा जा सकता है, जैसे कि टेम्परेचर, या ये लोगों की सोच पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें तो अगर आप पूछो कि दुख क्या है, तो एक बंदा कहेगा कि दुख ब्रेन की केमिकल्स हैं, सिंगल रियलिटी, और दूसरा कहेगा कि दुख हर इंसान के लिए अलग अलग होता है, मल्टीपल रियलिटीज़। तो ये है ओनटोलॉजी के अंदर आता है। अब दूसरा जो है डायमेंशन वो है एपिस्टेमोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, हाउ डू वी नो, मतलब कि कैसे हमें पता है। इसके अंदर अगर बोले तो हाउ डू वी प्रूव व्हाट इज़ ट्रू, मतलब कि हम कैसे प्रूव करें कि क्या सच है। अब इसके अंदर क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम दूर खड़े होकर सिर्फ डाटा देखकर सच जान सकते हैं, या हमें लोगों से बात करके उनके अंदर की बात समझनी होगी, ये क्वेश्चन है। अब एग्जांपल लें तो अगर आपको जानना है कि नया मोबाइल कैसा है, तो या तो आप उसकी टेक्निकल स्पेस पढ़ लोगे या किसी और यूज़र से रिव्यू सुन लोगे, सब्जेक्टिव। ओके, अब इसके बाद जो थर्ड है वो है एक्सियोलॉजी। इसके अंदर क्या है, वैल्यूज़ की जगह क्या है, मतलब कि व्हाट इज़ वैल्यूएबल। तो सिंपल मतलब की बात करें तो क्या रिसर्च में रिसर्चर की अपनी पसंद नापसंद या वैल्यूज़ होनी चाहिए। अब क्वेश्चन ये है कि क्या रिसर्च बिल्कुल न्यूट्रल, मतलब कि वैल्यू फ्री होनी चाहिए, या उसमें रिसर्चर की सोच और वैल्यूज़ का असर हो सकता है। अब इसके अंदर हम अगर एग्जांपल से समझें तो एग्जांपल ये हो सकता है कि एक साइंटिस्ट सिर्फ केमिकल्स पर रिसर्च करता है बिना किसी इमोशन के, लेकिन एक सोशल वर्कर गरीबी पर रिसर्च इसलिए करता है क्योंकि वो सोसाइटी को बदलना चाहता है, वैल्यू। ओके, अब हम 4th डायमेंशन पे देखें तो वो है मेथोलॉजी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये काम करने का तरीका, हाउ डू वी डू इट, ठीक है। सो इसके अंदर क्या है, अगर हम आसान भाषा में समझें कि व्हाट इज़ द एक्चुअल प्लान टू गेट द आंसर, मतलब कि नॉलेज पाने के लिए आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। और क्वेश्चन की बात करें तो आप नंबर्स और ग्राफ्स यूज़ करेंगे क्वांटिटेटिव, या लोगों का इंटरव्यू और स्टोरीज जानेंगे, ये होगा क्वालिटेटिव। तो अगर एग्जांपल से समझें कि अगर आपका मानना है कि सच्चाई सिर्फ एक है तो आप सर्वे करेंगे, अगर आप मानते हैं कि हर इंसान का सच अलग है तो आप इंटरव्यू करेंगे। ओके, तो ये 4 डायमेंशंस थे अकॉर्डिंग टू कून। सो इन्होंने पैराडाइम्स के बारे में ये 4 डायमेंशन बताए हैं, ओके, जो हमने पढ़ लिए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, द इम्पोर्टेंस ऑफ पैराडिमेटिक अंडरस्टैंडिंग साइकोलॉजी। तो अब बात करते हैं साइकोलॉजी में पैराडिग्म का जो मतलब होता है वो तो हमने पहले ही समझ लिया है, एक और बात समझा देती हूँ कि पैराडिग्म का मतलब होता है एक तरीके का नज़रिया या सोचने का ढंग। ये उन बिलीफ्स पे, मतलब कि उन बिलीफ्स को कहता है जो एक रिसर्चर को ये बताते हैं कि क्या ट्रुथ है और उसे मतलब कि उसे कैसे स्टडी करना चाहिए। ओके, तो अब देख लेते हैं कि पैराडिग्म्स को समझना इतना ज़रूरी क्यों है, ठीक है, और इसके रीज़न क्या हैं। तो सबसे पहला चीज़ तो ये होती है, इट कीप्स द रिसर्च ऑर्गेनाइज्ड।
मतलब कि रिसर्च को ये सही डायरेक्शन देता है। जब रिसर्चर को अपना पैराडाइम पता होता है तो वो सही सवाल पूछ पाता है और एक सही मेथड को चुन पाता है। अब मतलब कि रिसर्च के अंदर जो मेथड उसे चुनना चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, तो वो पैराडाइम्स के थ्रू एक सही तरीका चुन पाता है। और अगर आप किसी के पर्सनल फीलिंग्स को समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ नंबर्स का यूज़ नहीं कर सकते। पैराडाइम समझने से रिसर्च जो है वो मैसी नहीं होती है और रिजल्ट जो है वो लॉजिक के हिसाब से सही निकलते हैं। ओके, पहली चीज़ तो ये है। दूसरी है इट हेल्प अस जज इफ़ द स्टडी इज़ गुड, मतलब कि रिसर्च को सही से जज करना। तो हर स्टडी को परखने का तरीका अलग होता है। जैसे आप एक गाने को मैथ्स के फॉर्मूले से जज नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हर साइकोलॉजिकल स्टडीज़ को जज करने के लिए उसके पैराडाइम्स को देखना पड़ता है। इससे हमें पता चलता है कि रिसर्च कितनी ट्रस्टवर्दी है। ओके, और दूसरा जो रीज़न है वो है कि इट रिवील पर्सनल बायस, मतलब कि अपनी बायस को पहचानना। तो हर इंसान की अपनी सोच होती है। जब एक साइकोलॉजिस्ट अपनी पैराडाइम्स को समझता है तो उसे पता चलता है कि उसकी अपनी पसंद नापसंद रिसर्च को कैसे अफेक्ट कर रही है। इसे रिफ्लेक्टिविटी कहते हैं, जो काम की इक्वलिटी बढ़ाती है। ठीक है, अब दूसरा अगर हम देखें तो वो है इट्स हेल्प्स डिफरेंट एक्सपर्ट्स टॉक टू ईच अदर, मतलब कि दूसरे एक्सपर्ट से बात करना। तो साइकोलॉजी का अगर हम बात करेंगे तो साइकोलॉजी रिलेटेड है बायोलॉजी और सोशोलॉजी जैसे सब्जेक्ट से। सो पैराडाइम्स की समझ होने से एक साइकोलॉजिस्ट दूसरे फील्ड के लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बेहतर तरीके से समझा सकते हैं। ठीक है, अब दूसरी अगर हम बात बोलें वो है इट हेल्प्स इन रियल लाइफ थेरेपी, मतलब कि रियल लाइफ में मदद करना। एक थेरेपिस्ट को पता होना चाहिए कि जो रिसर्च वो पढ़ रहा है वो किस पैराडाइम पर बेस्ड है, तभी वो डिसाइड कर पाएगा कि क्या ये टेक्निक उसके पेशेंट पे काम करेगी या नहीं। जैसे कि कभी सीबीटी काम आती है तो कभी ह्यूमनिस्टिक अप्रोच काम आते हैं। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में कहें तो पैराडाइम एक मैप की तरह होता है। इसके बिना साइकोलॉजी की रिसर्च सिर्फ रैंडम बातें बनकर रह जाएगी जो आपसे रिलेट नहीं हो पाएंगी। ओके, तो अब हम बात करते हैं द इंटरकनेक्टेडनेस एंड द कोलैप्स ऑफ पैराडाइम्स कंपोनेंट, मतलब कि पैराडाइम के कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे। वैसे तो हमने इंट्रोडक्शन के टाइम पे थोड़ा सा उसके बारे में जान लिया था, अब दोबारा से उसको थोड़ा और समझ लेते हैं। तो दो स्कॉलर्स जो कि 2000 के टाइम से हैं, लिंकन एंड ग्यूवा, इनका कहना है कि रिसर्च के जो अलग अलग हिस्से मतलब कि पैराडाइम्स कंपोनेंट्स होते हैं वो एक टीम की तरह काम करते हैं, आप उन्हें अलग नहीं कर सकते। और उन्होंने इसे कोलैप्स कहा है, जिसका मतलब है कि ये सारी चीज़ें आपस में इतनी जुड़ी हैं कि इनकी बाउंड्रीज ख़त्म हो जाती हैं। अब हम जानते हैं इसका 4 डायमेंशंस हैं, इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। तो इन्होंने 4 डायमेंशंस बताई हैं। सबसे पहले है एनाटोलॉजी और एपिस्टेमोलॉजी, मतलब रियल लाइफ वर्सेस नॉलेज। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनके बीच में इंटरकनेक्टेडनेस, मतलब कि आपस में जब ये मर्ज हो जाती हैं तो दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं। ये अगर आप मानते हैं कि जो ट्रुथ है वो सिर्फ एक है, जैसे कि साइंस के रूल्स हैं, तो आप इसे मशीन या मैथ से मेज़र कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि हर इंसान का ट्रुथ अलग अलग होता है तो आप उनसे बात करके उसे समझेंगे। आपका सोचना और जानना एक ही बात बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कोलैब करते हैं। अब इसके आगे देखें तो अब हम देखेंगे मेट्रोलॉजी और एक्सियोलॉजी का कोलैब, मतलब कि इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्टेडनेस। तो इसके अंदर क्या है, मेट्रोलॉजी और एक्सियोलॉजी के अंदर मेथड वर्सेस वैल्यूज़। तो जब रिसर्च करने का तरीका मतलब कि रिसर्च का मेथड और आपकी वैल्यूज़ मिलते हैं तो वो अलग नहीं होते हैं पहले से ही। मतलब कि अगर आप देखें तो रिसर्च करने का तरीका और जो वैल्यूज़ होती हैं वो एक ही होती हैं। मतलब कि अगर आप इंसानियत और बराबरी में बिलीव करते हैं तो आप लोगों को सब्जेक्ट्स की तरह ट्रीट नहीं करेंगे, बल्कि उन्हें इज्जत देंगे और उनकी बातों को ध्यान से सुनेंगे। आपकी वैल्यू ही तय करती है कि आप कौन सा तरीका चुनेंगे। ओके, तो सिंपल बात है, पैराडाइम एक पैकेज डील की तरह है। आप मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप मानते तो पर्सनल फीलिंग्स में हैं लेकिन टेस्ट रिग्ड मैथ वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इसमें समझनी थी जो हमने समझ ली। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कोर फिलोसॉफिकल कॉन्सेप्ट एक्सॉइम ऑफ इंक्वायरी पैराडाइम। यहाँ पे हम जो लिंकन एंड ग्यूवा ने जो कुछ डायमेंशंस बताए थे, 4 डायमेंशन, एनाटोलॉजी,
वो वाला, तो उसके अंदर हम थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एनाटोलॉजी। एनाटोलॉजी क्या है? द नेचर ऑफ रियलिटी, व्हाट इज़ द फॉर्म एंड नेचर ऑफ रियलिटी। सो एनाटोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में रिसर्च के अंदर क्या है, जो फिलोसफिकल इंक्वायरी है वो नेचर ऑफ बीइंग और रियलिटी के अंदर है। मतलब कि इसके अंदर आप फंडामेंटल क्वेश्चन एड्रेस करते हैं, सच एज व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड दैट कैन बी नो, और दूसरा क्वेश्चन है व्हाट एग्जिस्ट डिफरेंट एंटोलॉजिकल पोजीशंस लीड टू डिस्टिंक्ट अजम्पशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूट लेजिटिमेट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टडी विद इन साइकोलॉजी। तो सबसे पहले अब हम इनकी कुछ टाइप्स देखते हैं। इसके अंदर है सबसे पहला नाइव रियलिज्म, जिसको यहाँ पे बोला गया है पॉजिटिविज्म। अब नाइव रियलिज्म क्या होता है ये देख लेते हैं। नाइव रियलिज्म को अगर मैं सिंपल भाषा में आपको समझाऊं तो जो पॉजिटिविज्म है उसका बेस होता है नाइव रियलिज्म। मतलब कि आप मान सकते हैं कि जो दिखता है वही ट्रुथ है। आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि इट एग्जिस्ट वेदर यू आर देयर और नॉट। मतलब कि दुनिया असली है। इस सोच के मुताबिक एक असली दुनिया हमारे दिमाग के बाहर एग्जिस्ट करती है। अगर कोई इंसान देखने वाला भी ना हो, मतलब कि अगर वो दुनिया नहीं देख सकता हो, और कोई इंसान अगर दुनिया ना भी देखे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो ट्रीज़ हैं और जो पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, वो वैसी ही रहेंगी। ठीक है। सो अगर हम दूसरी बात करें, डायरेक्ट यू सी इट एग्जैक्टली एज इट, मतलब कि जिस तरीके से वो है उसे आप उसी तरीके से देखें, मतलब डायरेक्ट उसकी जो रियलिटी है उसे देखें, तो हम अपनी आँखों से और सेंसेस से दुनिया को बिल्कुल वैसे ही देख सकते हैं जैसे वो सच में है। मतलब कि ये एक साफ शीशे, मतलब कि विंडो की तरह है, जो बाहर है वही हमें दिख रहा है। ओके। और दूसरी चीज़ है देयर इज़ ओनली वन ट्रू वर्जन, मतलब कि सिर्फ एक ही ट्रुथ है, मतलब कि सिंगल रियलिटी है। सबके लिए सच एक ही होता है। अगर दो लोग किसी चीज़ को अलग तरह से देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि कोई एक गलत है या बाइस्ड है। सच्चाई सबके लिए यूनिवर्सल होती है। ओके। और दूसरी चीज़ है कि साइंस कैन मेजर इट परफेक्टली। मतलब साइंस का मकसद, इसका मानना है कि जो रिसर्चर्स साइंस और टूल्स जैसे स्केल या थर्मामीटर का यूज़ करके दुनिया को एब्सोल्यूट ट्रुथ पता लगाते हैं, मतलब कि दुनिया को जो एब्सोल्यूट ट्रुथ है उसका पता लगा सकते हैं बिना अपनी फीलिंग्स या ओपिनियन को बीच में लाए, उसी तरीके से ही। ठीक है। तो नाइव रियलिज्म क्या है? वो पॉजिटिविज्म का एक बेस होता है। ओके। तो ये होता है नाइव रियलिज्म। अब इसके बाद हम देखते हैं इम्प्लीकेशन इन साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी में इसका मतलब है, एक नाइव रियलिस्ट का मानना है कि साइकोलॉजिकल फिनोमिना जैसे कि इमोशन, थॉट्स, बिहेवियर, ये रियल और टेंजिबल चीज़ें हैं जिन्हें बिना किसी डिस्ट्रॉयशन के डायरेक्टली ऑब्जर्व और उन्हें मेज़र किया जा सकता है। ठीक है। और ये शुरुआती साइंटिफिक एंड्योर्स का बेस बनाते हैं जो रियलिटी तक अनप्रॉब्लमेटिक एक्सेस अज्यूम करते हैं। ठीक है। इस नज़रिए में रिसर्चर का मानना ये है कि वो माइंड को बिल्कुल फिजिकल ऑब्जेक्ट की तरह स्टडी कर सकते हैं। उनका अजम्पशन होता है कि अगर वो सही टूल्स यूज़ करें तो वो लोग की सोचने, मतलब कि वो लोगों की सोचने और एक्ट करने के बारे में, मतलब कि एब्सोल्यूट ट्रुथ डिस्कवर कर सकते हैं बिना उनकी अपनी पर्सनल ओपिनियन बीच में लाए। ओके। तो ये होता है साइकोलॉजी के अंदर इसका इम्प्लीकेशन। ओके। तो अब हम देखते हैं क्रिटिकल रियलिज्म, जो है कि पोस्ट पॉजिटिविज्म। अब जो क्रिटिकल रियलिज्म है वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट पैराडाइम का एक फाउंडेशनल स्टैंस है। ये पोजीशन बिलीव करती है कि रियलिटी और हमारी बिलीव्स के बीच एक बैलेंस होना चाहिए। तो एज पर लिंकन एंड ग्यूबा 2000, ये पॉइंट ऑफ व्यू ये मानते हैं कि एक रियलिटी एग्जिस्ट करती है, लेकिन हमारी ह्यूमन लिमिट्स की वजह से हम उसे कभी भी 100% परफेक्ट तरीके से नहीं समझ सकते। ओके। सो रियलिटी हमारे लिए हमेशा इम्परफेक्टली एप्रीहेंडेबल, मतलब कि ब्लरी या अधूरी होती है, क्योंकि हमारा दिमाग है वो दिमाग की लिमिटेशंस हैं और बाइसेस रास्ते में आ जाते हैं। मतलब कि हमारी जो पर्सनल बाइसेस होते हैं वो बीच में आ जाते हैं, जिनकी वजह से हम सारी चीज़ों को 100% परफेक्टली नहीं समझ पाते हैं। ओके। साइकोलॉजी में इसका मतलब है इम्प्लीकेशन।
साइकोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में क्रिटिकल रियलिस्ट मानते हैं कि साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जैसे डिप्रेशन या मेमोरी रियल है, पर हमारा उन्हें नापने का तरीका मतलब मेजरमेंट का तरीका हमेशा इम्परफेक्ट हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा एपिस्टेमोलॉजी। एपिस्टेमोलॉजी के बारे में हम जानते हैं, इसका नेचर है नेचर ऑफ नॉलेज, कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द इंक्वायरीज एंड द इंक्वायर्ड टू। ठीक है, सो एपिस्टेमोलॉजी जो है वो एड्रेस करती है कि किस तरीके से हम जानते हैं, जो चीज़ें हम जानते हैं तो वो चीज़ें हम क्यों जानते हैं, कैसे जानते हैं। तो इसके अंदर है हमारा ड्यूलिस्ट मतलब कि ऑब्जेक्टिविस्ट, मतलब इसके अंदर हम कह सकते हैं पॉजिटिविज्म। ओके, सो फॉर पॉजिटिविज्म एपिस्टेमोलॉजी जो है ड्यूलिस्ट और ऑब्जेक्टिविज्म, इसका एम क्या है फाइनली, कि जो ट्रू है उसको फाइंड करना। एंड लिंकन एंड ग्यूवा ने ये चीज़ बताई है। तो बेसिकली दिस एम्प्लाई क्लियर सेपरेशन बिटवीन रिसर्चर क्या है सब्जेक्ट एंड रिसर्च क्या है ऑब्जेक्ट। तो नॉलेज इज़ अ ऑब्जेक्टिव एंड इंडिपेंडेंट। ओके, दूसरी चीज़ है डिटैचमेंट एंड न्यूट्रलिटी। सो रिसर्चर्स जो हैं वो स्ट्राइव करते हैं फॉर डिटैचमेंट और मिनिमाइज द बाइस, मतलब जो बाइस है पर्सनल बाइस उसको मिनिमाइज करने के लिए। सो जो आइडियल्स हैं वो फिनोमिना को विदाउट ऑल्ट्रेशन मतलब उसको बिना चेंज करे उसे ऑब्जर्व करते हैं। ओके, सो डिस्कवरी ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करें तो इसका गोल है टू डिस्कवर यूनिवर्सल लॉज वेरीफिएबल थ्रू एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन, मतलब एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन के थ्रू। ओके, जो हमारा यूनिवर्सल लॉ है उसको डिस्कवर करना इसका एम है। अब दूसरा है इम्प्लीकेशन इन साइकोलॉजी। तो एक ऑब्जेक्टिविस्ट अप्रोच को डिज़ाइन करा गया है टू स्टडी मिनिमाइज रिसर्चर इन्फ्लुएंस, एंड इसके अंदर स्टैंडर्डाइज तरीका यूज़ करा जाता है मेजर करने के लिए, और डाटा को एनालाइज करने के लिए इसके अंदर स्टैटिस्टिकली यूज़ करा जाता है फॉर जर्नलाइजेबल पैटर्न्स, एंड जो पर्सनल एक्सपीरियंस हैं वो एक्सटर्नल्स हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं मॉडिफाइड ड्यूलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिविस्ट जो कि है पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर। अब पोस्ट पॉजिटिविज्म अडॉप्ट अ मॉडिफाइड ड्यूलिस्ट एंड ऑब्जेक्टिविस्ट एपिस्टेमोलॉजी, जहाँ पे जो ट्रू है उसको प्रोबेबली फाइंड करा जाता है, और जो आउटकम्स हैं मतलब लिंकन एंड ग्यूवा ने जो आउटकम्स निकाले हैं इट मेंटेन्स ऑब्जेक्टिविटी आइडियल्स बट एक्नॉलेज ह्यूमन फैलिबिलिटी एंड क्रिटिकल ट्रेडिशन एंड कम्युनिटी। अब फैलिबिलिटी ऑफ नॉलेज क्या है, दैट इज़ कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिविटी इज़ एन आइडियल। ओके, और नॉलेज जो है वो प्रोवेंशियल है एंड सब्जेक्ट रिवीजन है। ओके, और अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिविज्म की, ऑब्जेक्टिविज्म क्या होता है, इसके अंदर ये एम होता है कि जो पर्सनल फीलिंग्स होती हैं या ओपिनियन होते हैं उनको बिना बीच में लाए फैक्ट्स और फिगर्स को मतलब कि डाटा इकट्ठा करना। ओके, दूसरा पैटर्न्स, ये मेथड जनरल रूल्स या फिर पैटर्न को फाइंड करते हैं जो बहुत से लोगों या सिचुएशन पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, अब अगर इम्प्लीकेशंस की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट साइकोलॉजिस्ट जो हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ताकि वो कंट्रोल कर पाएँ, बट इस सब के बाद भी वो इस चीज़ से अवेयर होते हैं कि मेजर में एरर्स बाइज और प्रोबेबिलिस्टिक फाइंडिंग्स। ठीक है, इन सारी चीज़ों को पहले से जानते हैं। दे एम्फसाइज रेप्लिकेशन और पीयर रिव्यू, मतलब कि वो रेप्लिकेशन और पीयर रिव्यू पे जोर देते हैं। ओके, अब इसके बाद आता है हमारा सी एक्सियोलॉजी, द रोल ऑफ वैल्यूज़। ठीक है, बल्कि एक्सियोलॉजी के अंदर क्या होता है, रोल ऑफ वैल्यू। तो बेसिकली सबसे पहले एक्सियोलॉजी वर्ड का मतलब बता देती हूँ। एक्सियो का मतलब होता है वर्दी, समथिंग वैल्यूएबल। ठीक है, और लॉजी का मतलब तो स्टडी होता ही है। ठीक है, तो एक्सियोलॉजी जो है वो फोकस करता है डेट जो रिसर्च हो वो वैल्यू फ्री हो, वैल्यूडन हो, मतलब ये बताता है कि पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म जैसे अप्रोचेस का एम ऑब्जेक्टिव और न्यूट्रल इंक्वायरी करना होता है जिसमें पर्सनल बायसेस का कोई इन्फ्लुएंस ना हो। ठीक है, सो एक्सियोलॉजी का जो रोल ऑफ वैल्यू है उसके अंदर क्या है, एक्सियोलॉजी एड्रेस करता है कि इंक्वायरी में वैल्यूज़ का क्या रोल है, और कुछ लोग ये एडवोकेट करते हैं कि इथिक्स रिसर्च पैराडाइम के विद इन एम्बेडेड होना चाहिए, ना कि एक्सटर्नल। दूसरी चीज़ है वैल्यू फ्री रिसर्च, इसका आइडियल ऑब्जेक्टिव न्यूट्रल इंक्वायरी है जो पर्सनल बायसेस या मोरल व्यू पॉइंट्स से अनइन्फ्लुएंस्ड हो।
ठीक है। अब बात करते हैं पॉजिटिविज्म की। तो ये मानता है कि जो प्रोपोजिशनल नोइंग है वो एक एंड है, मतलब कि खुद के अंदर ही एंड है वो, ठीक है, और इंटरेस्टिंगली वैल्यूएबल है, ठीक है। एंड जो ऑब्जेक्टिव ट्रुथ है वो अल्टीमेट वैल्यू है, एंड जो रिसर्चर्स की वैल्यूज़ हैं वो कंटेमिनेंट है। ओके, तो अब बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म की। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म के अंदर ये माना जाता है कि ये चीज़ एक्नॉलेज करी गई है कि जो कंप्लीट वैल्यू फ्रीडम है वो तो इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, बट ये ट्राई करा जाता है कि जो रिगर और इंटरसब्जेक्टिव एग्रीमेंट्स हैं उनके थ्रू वैल्यू इन्फ्लुएंस को हम मिनिमाइज कर सकें, और इसका फोकस प्रोबेबल ट्रुथ पर रहता है। अब बात करते हैं इम्प्लीकेशन इन साइकोलॉजी की। तो रिसर्चर्स स्टडी डिज़ाइन करते हैं टू कंट्रोल बायसेस और स्टैंडर्डाइज मेजर यूज़ करते हैं, ठीक है, और इसके अंदर फाइंडिंग्स को डिटैचडली रिपोर्ट करते हैं, मतलब कि अलग होकर। अब इनका जो एम है वो है एम फॉर जर्नलाइजेबल फैक्ट्स विदाउट इम्प्लिसिट मोरल और पॉलिटिकल एजेंडा, मतलब कि पॉलिटिकल एजेंडा और मोरल्स को इम्प्लिसिट करे बिना ये जर्नलाइजेशन फैक्ट्स वो ला सके सामने। ओके, अब इसके बाद हम देखते हैं वैल्यूडिज्म। इसके अंदर हम कंस्ट्रक्टिविज्म, क्रिटिकल थ्योरी और इसकी पार्टिसिपेटरी को समझेंगे। तो साइकोलॉजी के अंदर वैल्यूडिज्म रिसर्च का मतलब है कि रिसर्चर की अपनी बिलीव्स और वैल्यूज़ को और सोशल बैकग्राउंड उसकी स्टडी पर असर डालते हैं, और ये पैराडाइम मानते हैं कि कोई भी रिसर्चर 100% न्यूट्रल या रोबोट नहीं हो सकता। यहाँ 3 मेन पैराडाइम को आसान भाषा में समझाया गया है। सबसे पहला है कंस्ट्रक्टिविज्म। तो सिंपली इसका जो मतलब है वो ये है कि कोई भी, अगर हम बात करें ट्रुथ की, ट्रुथ पहले से ही कहीं रखा हुआ तो नहीं होता है, हम इसे लोगों के साथ जब इंटरेक्ट करते हैं तब खुद बनाते हैं, मतलब कि खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। ओके, इसका गोल क्या है? ये समझाना कि लोग अपनी दुनिया को कैसे देखते हैं और मिलजुल कर कैसे काम करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में पढ़ाई की प्रॉब्लम है तो रिसर्चर स्टूडेंट्स और टीचर्स से बात करके उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझेंगे ताकि सब मिलकर बेहतर काम कर सके। ओके, तो ये है कंस्ट्रक्टिविज्म। अब दूसरा देखते हैं क्रिटिकल थ्योरी, मतलब कि फाइटिंग फॉर फेयरनेस। इसका सिंपल आइडिया की बात करें तो रिसर्च का मकसद सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं होता है, बल्कि इस वर्ल्ड को चेंज करना भी होता है। मतलब इसकी गोल्स की बात करें तो क्रिटिकल थ्योरी के थ्रू जो सोसाइटी में भेदभाव हैं उनको, मतलब उन इनजस्टिस को पकड़ना और लोगों को उनसे आज़ादी दिलाना, ये इसका गोल है, ठीक है। एग्जाम्पल, ऐसे टॉपिक्स पर स्टडी करना जहाँ किसी ग्रुप के साथ नाइंसाफ़ी हो रही हो ताकि उन्हें उनका हक मिल सके। ओके, अब तीसरा हमारा जो है वो है पार्टिसिपेटरी पैराडाइम। तो इसके अंदर क्या है? ग्रोइंग टुगेदर, मतलब साथ मिलकर काम करना। तो इसका सिंपल आइडिया क्या है कि जो रिसर्च है, रिसर्च का असली फ़ायदा तब है जब वो लोगों की लाइफ को बेहतर, मतलब फ्लोरिश बनाए, ठीक है। और इसका गोल क्या है कि जिन लोगों पर स्टडी हो रही है उन्हें सब्जेक्ट नहीं बल्कि पार्टनर्स मानना। ओके, इसमें सब मिलकर रिसर्च करते हैं। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल लें कि जैसे कि एक गांव की हेल्थ सुधारने के लिए रिसर्चर्स वहां के लोगों को रिसर्च टीम का एक हिस्सा बना लें ताकि वो, मतलब कि वो भी सॉल्यूशन निकालने में मदद करें जो कि उनके लिए काम आए, ठीक है। अब इम्प्लीकेशंस की बात करें साइकोलॉजी के अंदर इसकी, तो रिसर्चर्स ये चीज़ जानते हैं कि कैसे ये जो वैल्यूज़ हैं ये रिसर्च को शेप करेंगी। सो दे मे चूज सोशल जस्टिस टॉपिक्स, empower participants and advocate for change and recognizing neutrality is neither possible or desirable। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, न्यूट्रलिटी ज़रूरी नहीं है। रिसर्चर्स मानते हैं कि न्यूट्रल रहना ना तो मुमकिन है और ना ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, सोशल जस्टिस, रिसर्चर जानबूझकर ऐसे टॉपिक्स चुनते हैं जो समाज में बराबरी लाएं, मतलब इक्वालिटी लाएं। और तीसरा क्या है? एथिकल रिसर्च। रिसर्च करते वक्त लोगों की एथिक्स, मतलब कि भलाई, वो सबसे ऊपर रखा जाता है। ओके, तो अब हम देखते हैं मेथडोलॉजी को। मेथडोलॉजी का मतलब होता है नॉलेज ढूंढने का रास्ता। ये एक ऐसा प्लान होता है जो बताता है कि रिसर्चर अपनी स्टडी कैसे करेगा। तो अब साइकोलॉजी में रिसर्च करने के 4 बड़े तरीके होते हैं, मतलब कि 4 बड़े अप्रोच होते हैं।
सबसे पहला है साइंटिस्ट वाला मेथड, मतलब पॉजिटिविज्म। ये अप्रोच साइकोलॉजी को फिजिक्स या केमिस्ट्री की तरह देखती है। इसका मानना है कि हर चीज़ का एक पक्का कारण होता है, मतलब कि अपना एक पक्का कॉज होता है, रीज़न होता है, ठीक है। तो इसका गोल है ऐसे रूल्स ढूंढना जो पूरी दुनिया पर अप्लाई हों, ठीक है, मतलब यूनिवर्सल हो वो रूल्स। और इसका मेथड एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो मेथड एक्सपेरिमेंट करना, जैसे एक ग्रुप को दवाई दी और दूसरे को नहीं, फिर रिजल्ट चेक किया। और इसका जो डाटा कलेक्ट होता है, इसका पूरा डाटा नंबर्स और स्टैटिक्स का होता है, ठीक है, मतलब क्वांटिटेटिव होता है। दूसरा अप्रोच होता है स्टोरी टेलर, मतलब कि स्टोरी टेलर वाला मेथड, कंस्ट्रक्टिविज्म। ये अप्रोच कहती है कि हर इंसान की अपनी एक अलग सच्चाई होती है, अलग ट्रुथ होता है, आप सबको एक ही नज़रिए से नहीं देख सकते हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टिविज्म का क्या गोल होता है कि इंसान के इमोशंस और उसके नज़रिए, मतलब कि उसके पर्सपेक्टिव्स को गहराई से समझना। और मेथड क्या है इसकी, इंटरव्यू लेना या लोगों को उनकी नेचुरल लाइफ में ऑब्जर्व करना, ठीक है। और इसका जो डाटा कलेक्ट करा जाता है वो नंबर्स में नहीं बल्कि बातें और कहानियाँ, मतलब कि क्वालिटेटिव वे में कलेक्ट करा जाता है इसका डाटा, ओके। इसके बाद जो तीसरा अप्रोच होता है वो होता है सोशल वर्क या रेवोल्यूशनरी वाला मेथड, मतलब कि क्रिटिकल थ्योरी। ये अप्रोच सिर्फ समझने के लिए नहीं बल्कि चेंज लाने के लिए भी होता है, या फिर मतलब कि ये कह सकते हैं कि ये सोसाइटी की जो अनफेयरनेस है, जो इनजस्टिस है, उस पर सवाल उठाती है, ओके। तो इसका गोल क्या है, पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करना और लोगों को हक दिलाना। इसके मेथड की बात करें तो उसके अंदर होता है डिस्कशन और डिबेट, जिसके अंदर रिसर्चर और लोग मिलकर बातें करते हैं कि उनके साथ बुरा क्यों हो रहा है, ठीक है। डाटा कलेक्ट जो इसका करा जाता है वो होता है क्रिटिक, मतलब कि सिस्टम की कमियां निकालना। तो नेक्स्ट जो अप्रोच होता है वो होता है टीम वर्क, मतलब कि टीम वर्क वाला मेथड, पार्टिसिपेटरी। अब यहाँ रिसर्चर बॉस नहीं होता बल्कि वो उन लोगों के साथ मिलकर काम करता है जहाँ जहाँ पर वो स्टडी कर रहा होता है। तो इसका गोल क्या है कि किसी कम्युनिटी की रियल प्रॉब्लम्स को मिलकर सॉल्व करना। और मेथड की बात करें तो इसके अंदर मेथड यूज़ होता है एक्शन रिसर्च, मतलब सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं, उसे अप्लाई करते हैं और फिर रिजल्ट चेक करते हैं। और उसकी डाटा की बात करें कि डाटा कैसे कलेक्ट होता है, तो उसके अंदर प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस होते हैं, मतलब कि जो चीज़ काम कर गई वही सच्ची नॉलेज है, ठीक है, मतलब वही ट्रू नॉलेज है। तो अब अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल और मैनिपुलेटिंग पॉजिटिविज्म, तो पॉजिटिविज्म पैराडाइम जो है वो एम्प्लॉय है एक्सपेरिमेंटल और मैनिपुलेटिंग मेथोडोलॉजी का, जिसका एम है हाइपोथेसिस को वेरीफाई करना, और ये चीफली क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू वर्क करता है, मतलब कि इसके अंदर जो डाटा हम कलेक्ट करते हैं वो क्वांटिटेटिव मेथड्स के थ्रू करते हैं। और ये कंट्रोल, मतलब इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने पे एम्फसाइज करता है ताकि वो एक कॉज और इफेक्ट को इस्टेब्लिश कर पाए। इसके की फीचर्स हैं क्वांटिटेटिव डाटा और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और जो कि डिडक्टिव रीजनिंग होता है, ठीक है। और जो रिसर्चर्स हैं वो मैनिपुलेट करते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ताकि वो इफ़ेक्ट्स को ऑब्जर्व कर सकें, एंड एमिंग फॉर जनरलाइजेबल लॉज। इम्प्लीकेशंस की बात करें तो बेडरॉक ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, जिसके अंदर हम जो फिनोमिनाज हैं जैसे कि मेमोरी, परसेप्शन, जिन कंडीशंस को हम यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, उनकी स्टडी करी जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें मॉडिफाइड एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेटिंग, मतलब कि पोस्ट पॉजिटिविज्म, तो पोस्ट पॉजिटिविज्म जो है वो मॉडिफाई एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेट मेथड को अडॉप्ट करती है, जिसका फोकस होता है क्रिटिकल मल्टीपलिज्म और फैसिलिफिकेशन और ऑफ हाइपोथेसिस पे होता है, जिसके अंदर इंक्लूड है क्वालिटेटिव मेथड्स, तो लिंकन एंड ग्यूवर ने दिए थे, एंड इट वैल्यूज एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बट एड्स फ्लेक्सिबिलिटी एंड क्रिटिकली, मतलब कि ये एक्सपेरिमेंटल अप्रोच को वैल्यू देता है बट इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिटिकलिटी भी ऐड हैं। तो क्रिटिकल मल्टीपलिज्म की बात करें तो ये मल्टीपल मेथड्स को यूज़ करता है एंड मेजर्स को और रिसर्चर्स टू अप्रोच अ फिनोमिना, ठीक है, एंड ये यूज़ करता है ट्रायंगुलेटिंग फाइंडिंग्स को और मोर रोबस्ट प्रोबेबिलिस्टिक नॉलेज, ओके। दूसरा है हमारा फैल्सिफिकेशन, तो ये एम्फसाइज करता है, मतलब कि ये जोर देता है शिफ्ट टू डिसअप्रूविंग हाइपोथेसिस, मतलब कि हाइपोथेसिस को डिसअप्रूव करने पे
ये एम्फसाइज करता है, मतलब जोर देता है। अब बात करें इंक्लूजन ऑफ क्वालिटेटिव मेथड्स की, तो इसके अंदर क्वालिटेटिव मेथड्स यूज़ करते हैं फॉर एक्सप्लोरेशन एंड हाइपोथेसिस जनरेशन और क्वांटिटेटिव डाटा को इनरीच करने के लिए। अब इम्प्लीकेशंस की बात करें तो पोस्ट पॉजिटिविस्ट रिसर्च जो है वो कंडक्ट करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, बट ये जो हैं ये ट्रांसपेरेंट होते हैं अबाउट लिमिटेशंस एंड ये डाइवर्स मेजर्स को यूज़ करते हैं एंड जो थ्योरीज़ हैं, रिफाइंड थ्योरीज़, वो कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस पे बेस्ड होती हैं। ओके, तो इस टॉपिक के साथ हमारी इस चैप्टर के सारे टॉपिक कंप्लीट होते हैं। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें एंड इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों की भी हेल्प हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इसके आगे की जो चैप्टर्स हैं उनकी सेपरेट वीडियोज़ में मैं जल्दी लाने वाली हूँ। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो उन वीडियोज़ के लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।